हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम संस्कृत का एक और नया टॉपिक जो कि है समास, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले दो चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है। एक तो हमने कारक पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने संधि पढ़ा है। ठीक है, तो जब मैं आपको संधि पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने संधि कुछ इस तरह से स्टार्ट किया था कि संधि जो होता है किसका विषय होता है। संधि जो होता है वो वर्णों का विषय होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो वर्णों का मेल होता है। मेल होने पर यानी कि दो वर्ण क्या आते हैं, निकट आते हैं। निकट आने पर इनमें कोई ना कोई क्या होता है, परिवर्तन होता है, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है और एक नया वर्ण क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमने संधि में देखा था। यानी कि संधि जो है वो किसका विषय होता है, वर्णों का विषय होता है। ठीक है, जब मैं आपको कारक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कारक जो होता है वो किसका विषय होता है, वाक्यों का विषय होता है। ठीक है, किसका विषय होता है, वाक्यों का विषय होता है। यानी कि हम कारक में किस पर काम करते हैं, वाक्यों पर काम करते हैं। ठीक है, आपको एक वाक्य दिया हो, जैसे कि है ना, इस तरह से आपको एक वाक्य दिया हो तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, तो आपको किससे पता चलता है, ये आपको कारक से पता चलता है। ठीक है, तो वाक्यों का विषय क्या होता है, कारक होता है। वर्णों का विषय क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम समास की बात करते हैं तो समास जो है वो किसकी विधि होती है, वो शब्द की विधि होती है। समास जो है वो किसका विधि होता है, वो पदों का विधि होता है। तब ऐसा बोल लो। ठीक है, तो समास जो है वो किसका विषय होता है, पदों का विषय होता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो समास होता है ये किसकी विधि होती है, शब्द की विधि होती है। ठीक है, किसकी विधि होती है, या तो आप ऐसा बोल लो पद की विधि होती है, या तो आप ऐसा बोल लो पदों का विषय होता है। ठीक है, पदों का विषय होता है। तो अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि जो है वो वर्णों का विषय होता है। वाक्य की बात करें वाक्यों का विषय होता है। समास की बात करते हैं तो पदों का विषय होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलकर क्या होते हैं, नए पद को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, समास करते हैं। ठीक है, आप जब प्रीवियस क्लासेस में थे, जब आप 9th 10th में थे और आप में से अगर किसी ने समास पढ़ा था, आपने समास की डेफिनेशन कुछ इस तरह से देखी होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना और मिलकर एक नए शब्द का बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में हम वही समास को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संस्कृत में डेफिनेशन क्या होती है, अलग हो जाती है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम समास को पढ़ने वाले हैं। तो समास टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी रेगुलर क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में होती है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, या तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और कोर्स को विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है। ठीक है, आपको कोर्स में, अगर आप कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको डेली वहाँ पर लेक्चर मिलेंगे। यूट्यूब पर क्या होता है, आपको डेली लेक्चर नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको डेली लेक्चर मिलेगा अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। मैंने सारी चीज़ों को एकदम सीक्वेंस से वहाँ पर क्या रखा है, अरेंज करके रखा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ को फाइंड करने में एकदम आसानी होगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पर डेली लेक्चर मिलता है ना, टाइम टू टाइम। वहाँ पर जैसे ही मेरे को लगता है कि मेरे को टेस्ट लेना है तो मैं टेस्ट भी ले लेता हूँ वहाँ पर। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को लाइव डाउट सेशन लेना है तो वो भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या करना है, कोर्स में रजिस्टर करना है, जिसकी एकदम मिनिमम प्राइस मैंने रख रखी है ताकि आप सभी क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा प्रमोशन करने के बाद हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम समास पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया समास जो है किसका विषय होता है, पदों का विषय होता है। ठीक है, तो इसके हमने एक डेफिनेशन देखी जो कि मैंने अभी आपको बताई शुरुआत में। क्या बताया मैंने कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना और मिलकर क्या करना, एक नए शब्द का बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिख जाएगी कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर क्या होना, एक नया शब्द बनना, इसे हम क्या कहते हैं, समास करते हैं। ठीक है, अगर हम समास की बात करें तो समास शब्द जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो समास की अगर हम बात करते हैं तो समास जो है किससे मिलकर बना होता है, अगर आप क्या करते हैं, अस धातु में, अस धातु, ये क्या है, अस धातु है।
अस धातु में अगर आप क्या करते हैं, सम उपसर्ग करते हैं और गेह प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे समास शब्द बनता है। इससे क्या बनता है, समास शब्द बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समास में उपसर्ग क्या होता है तो समास में सम उपसर्ग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समास में प्रत्यय क्या होता है तो समास में गेह प्रत्यय होता है। अगर आपसे पूछे कि समास में कौन सी धातु होती है तो समास में अस धातु होती है। ठीक है, तो अस धातु में अगर आप क्या करते हैं, सम उपसर्ग करते हैं और गेह प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बनता है, समास शब्द बनता है। ठीक है, और ये जो गेह अर्थ जो होता है या गेह प्रत्यय जो होता है कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आपका ये जो पुल्लिंग है वो भी क्या हो, आपका जो समास है ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई समास का लिंग पूछता है तो समास में लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक तो ये डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिलना और मिलकर एक नया शब्द बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है ना। आपने अक्सर समास की यही डेफिनेशन देखी होगी। लेकिन अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में थोड़ा सा क्या होता है, हालांकि है वही चीज लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या व्याकरण शास्त्र के अकॉर्डिंग इसको बताया है। तो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, यानी कि अनेक पदों का मिलकर क्या हो जाना, एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम, तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछ ले, आपसे पूछ ले अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम, या तो डॉट 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 लगा दे, तो आपको क्या करना है, किसको टिक करना है, समासों को टिक करना है। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन होती है, यानी कि अनेक पदों का क्या हो जाना, एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या तो आप ऐसा बोल लो, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक नया शब्द बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब एक और समास की डेफिनेशन प्रचलित है संस्कृत में, जो कि क्या है, सम शनम समास। सम शनम समास, जिसका मतलब क्या होता है, ये जो समशनम है इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, एक संक्षेपीकरण हमने कहाँ पर देखा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम प्रत्याहार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, क्या कर देना, संक्षेप कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जिसकी बात करते हैं, समास की बात करते हैं, समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या होता है, एक पद बन जाता है। यानी कि यहाँ पर कई सारे पदों का क्या हो जाता है, संक्षेपीकरण हो जाता है। ठीक है, तो संक्षेपीकरण जो होता है उसे ही हम क्या करते हैं, समास करते हैं। अगर आप इस समसनम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, सम्यक प्रकार से। आगे आपको यहाँ पर अगर इसको तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आसनम, सम आसनम। ठीक है, यानी कि सम्यक प्रकार से बैठ जाना, मतलब एक पद दूसरे पद के साथ सम्यक प्रकार से बैठ जाए उसे हम क्या कहते हैं, समास करते हैं। या तो आप डायरेक्ट बोल दो, संक्षेपीकरण को ही क्या कहा गया है, समास कहा गया है। ठीक है, संक्षेपीकरण को ही समास कहा गया है, यानी कि यहाँ पर दो या दो से अधिक पद जुड़ेंगे और उनका क्या हो जाएगा, संक्षेपीकरण हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये देखिए आप, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए चोरात भयम, चोरात भयम, तो यहाँ पर देखिए चोरात एक पद है और ये भयम एक दूसरा पद है। ठीक है, तो ये दो पद मिलकर क्या हो जाएंगे, एक पद बन जाएंगे, एक पद मिल जाएंगे। तो एक पद मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चोर भयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चोर भयम हो जाएगा। तो ये दो पदों का एक पद हो जाना ही क्या है, क्या है, समास। ठीक है, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि कैसे समास हुआ है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ समास का। और आज का लेक्चर एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक समास को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कैसे हुआ उसको, उस पर मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ समझिए, समझने की कोशिश कीजिए समास क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप, एक ये पद था, दूसरा भयम पद था, ये दोनों मिलकर एक पद बन गए, क्या बन गए, चोर भयम हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, दो पदों का संक्षेपीकरण हो गया। तो संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले समशनम किम, तो समशनम समास।
अगर आप ऐसा भी पूछ लेगा समसनम फिर डॉट 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 लगा दे और 4 आपको ऑप्शन दे दे तो उसमें से आपको क्या टिक करना है, आपको समास को टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपका यहाँ से अगर बात करें तो डेफिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अनेक पदानाम अनेक पदी भवनम किम, तो आपको क्या करना है, पर समास टिक करना है। या तो आपको ऐसा पूछ ले समसनम किम, तो यहाँ पर आपको क्या टिक कर देना है, समास टिक कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली। तो डेफिनेशन क्या है, दो पदों का एक पद हो जाना, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। दो पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। या तो ऐसा बोल लो, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर क्या हो जाना, एक शब्द बन जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। चलिए अब एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि समास में क्या होता है। समास में क्या होता है, हमने क्या देखा डेफिनेशन, दो पद मिलते हैं, ठीक है। तो इन दो पदों के बीच में जो भी विभक्ति होती है उस विभक्ति का समास में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विभक्ति का लोप किस में होता है, तो विभक्ति का लोप समास में होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांधना है, समास कर लेने पर समास को प्राप्त हुए शब्दों के बीच विभक्ति नहीं रहती है, यानी कि विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्ति का लोप किसमें होगा, विभक्ति का लोप समास में होगा, ठीक है। अंत में पूरे शब्द की यहाँ पर एक विभक्ति लग जाती है। जैसे कि उदाहरण के थ्रू आपको मैं इस चीज को समझाता हूँ, आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक चोर भयम का उदाहरण देखा था, ठीक है। तो चोर भयम जो है क्या है, चोर भयम जो है इसका अगर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं, यानी कि इसको जब अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, चोरात भयम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जब ये दो पद थे, मतलब ये इसका अलग अलग था, चोर भयम क्या है, एक तो ये समासिक पद है। अगर आप समासिक पद क्या करते, समास विग्रह करते। समास विग्रह मतलब क्या होता है, समासिक पद जो है या जो समास पद जो बना है समास होने के बाद उसको अलग अलग करना है, ठीक है। मतलब पहली वाली स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो चोर भयम का अगर आप क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो क्या बन जाएगा, चोरात धन भयम बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस चोरात को देखिए, तो इस चोरात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इस चोरात में अगर हम बात करें तो पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। वह अगर हम भयम की बात करते हैं तो भयम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, भयम में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि समास में क्या होता है, समास में दो पद जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया पद बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पद के बीच में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर हटाता हूँ थोड़ा, तो देखो यहाँ पर दो पद है, एक पद क्या आपको दिखाई दे रहा है, चोरात दिखाई दे रहा है, दूसरा पद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भयम दिखाई दे रहा है। तो पहला पद कौन सी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, ठीक है। और दूसरा पद कौन सी विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप क्या करेंगे, इसका समास करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो विभक्ति है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा। तो ये जो पंचमी विभक्ति, इस पंचमी विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लोप होगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर चोर बच जाएगा, ठीक है। बाद में इस भयम को आप जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, चोर भयम बन जाएगा। और ये जो चोर भयम है इसमें एक ही विभक्ति, इसमें क्या हो जाएगी, फिर एक ही विभक्ति शेष रहेगी लास्ट में, जो कि ये कौन सी विभक्ति है, ये पंचमी तत्पुरुष समास है। कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष समास है। अभी मैं आपको तत्पुरुष समास नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको समास विग्रह करना या समासिक पद बनाना ये नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि समास का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो पदों का एक पद हो जाना, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, ठीक है। समशनम समास यानी कि संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। और समास में आपको नोट डाउन कर लेना है कि समास में क्या होगा, समास में क्या होते हैं, दो पद जुड़ते हैं, दो से अधिक पद जुड़ते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो भी विभक्ति होगी उन विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मतलब पदों के बीच में जो भी विभक्ति होती है उनका लोप हो जाएगा और एट द एंड एक ही विभक्ति बचेगी। चलिए एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको मैं देता हूँ, कहाँ पर दूँ, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए क्या आप लिखते हैं, राज्ञः पुरुष, ठीक है। तो इन दो पद को देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर क्या एक ये पद है
और दूसरा पद आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप राज्ञ की बात करते हैं तो राज्ञ में कौन सी भक्ति लगी हुई है, राज्ञ में षष्ठी भक्ति लगी हुई है, ठीक है। पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में कौन सी भक्ति लगी हुई है, इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। तो राज्ञ में षष्ठी भक्ति लगी हुई है, पुरुषों में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और अभी मैंने आपको बताया कि समास में क्या होता है, दो पद जुड़ते हैं, दो से अधिक पद जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन पदों के बीच में जो भी भक्ति होती है उस भक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी भक्ति है, कौन सी भक्ति यहाँ पर षष्ठी भक्ति है, तो इस षष्ठी भक्ति का इसमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप होकर ये क्या बन जाएगा, राज बन जाएगा और पुरुष वैसा वैसा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका, समासिक पद हो गया। और समासिक पद में एक ही विभक्ति शेष रह जाती है। और राजपुरुष की बात करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, गांठ बांध देना है कि समास में पद जुड़ते हैं तो पदों के बीच में जो भी भक्ति होती है उस भक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और अंत में एक ही भक्ति शेष बचती है, ठीक है। जो नया पद बनता है उसमें क्या होता है, एक ही भक्ति शेष रहती है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर एक बार फिर आप इस नोट को देखिए, आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए समास कर लेने पर समास को प्राप्त हुए शब्द के बीच में विभक्तियाँ नहीं रहती है, अंत में पूरे शब्द में क्या होती है, एक विभक्ति लगती है, ठीक है। और अंत में जो पूरा शब्द रहता है उसमें सिर्फ एक ही विभक्ति क्या होती है, शेष रह जाती है, ठीक। चलिए उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम समास विग्रह देखने वाले हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और आपको नोट डाउन कर लेना, एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लो, एक चीज़ और नोट डाउन कर लो। और वो नोट डाउन ये करना है कि विभक्ति का लोप जरूर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अर्थ चेंज नहीं होगा। जैसे कि बात करते हैं, इसको देखिए आप, जिसकी बात करते हैं चोरात भयम, है ना, चोरात भयम शब्द है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग अलग पद हैं। इनको अगर आप क्या करेंगे, समास करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, चोर भयम बन जाएगा। यानी कि ये जो चोरात, इसमें कौन सी भक्ति थी, इसमें पंचमी भक्ति थी, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप होने के बाद क्या बन जाएगा, वो चोर बन जाएगा। बाद में आप भयम को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो विभक्ति है उसका क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। तो विभक्ति का तो लोप होता है लेकिन इसका अर्थ चेंज नहीं होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि कई पद जुड़ेंगे, है ना, कई पद क्या होते हैं यहाँ पर जुड़ते हैं और बीच में जो विभक्ति होती है उसका क्या होता है, लोप होता है। तो विभक्ति का लोप जरूर होता है लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी पद है उनका अर्थ क्या होता है, सेम रहता है। जो पहले अर्थ था बाद में भी क्या होता है, वही अर्थ रहता है, ठीक है। और अगर आपको अर्थ को जानना है, जैसे कि बात करती है चोर भयम, जो है ये क्या एक तरह का समासिक पद है, मतलब समास होने के बाद बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके अर्थ को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका विग्रह करना पड़ेगा, ठीक है। समासिक विग्रह करना पड़ेगा, जो कि हम आगे टॉपिक इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है कि भाई विभक्ति का लोप होता है लेकिन किसी भी पद का अर्थ चेंज नहीं होता है, बस, ठीक है। जो अर्थ पहले था वो अर्थ बाद में भी रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि क्या है, समास विग्रह। तो आई होप अभी तक आपको समास समझ में आ गया होगा, समास क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि समास की डेफिनेशन क्या होती है। समास की डेफिनेशन क्या है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, मतलब अनेक पदों का क्या हो जाना, एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दूसरी मैंने इसकी एक और डेफिनेशन आपको बताई जो कि प्रचलित है समास की, जो कि क्या है, समशनम समास, यानी कि संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, और गांठ क्या बांधना है कि समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पद जुड़ते हैं तो पदों के बीच में जो भी विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो विभक्ति का लोप किस में होता है, विभक्ति का लोप समास में होता है। इस चीज़ को आपको क्या कर देना है, नोट डाउन कर लेना है, इस चीज़ का आपको गांठ बांध लेना है। बाद में जो समासिक पद बचता है उसमें एक ही विभक्ति शेष रह जाती है, ठीक है। अब वो विभक्ति कौन सी होगी, क्या होगी, तो हम आगे देखेंगे। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ समास का, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि जितने भी पद होते हैं उनका अर्थ चेंज नहीं होता है, ठीक है, अर्थ हमेशा सेम रहेगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं समास विग्रह। तो देखिए जब हम क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, संधि विच्छेद पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने वहाँ पर, संधि विच्छेद पढ़ा था, ठीक है। मतलब जो भी संधि होकर शब्द बना है, तो उसको क्या करना, अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो वही
यहाँ पर क्या होगा, दो पद जुड़ेंगे, दो पद जुड़ने के बाद क्या बनेगा, एक पद बनेगा, यानी कि एक समासिक पद बनेगा। तो उस समासिक पद को अपनी पहले वाली स्थिति में लाना, मतलब उसको तोड़ना, क्या कहलाता है, ये समास विग्रह कहलाता है। तो संधि में हमने क्या देखा था, संधि विच्छेद देखा था। वैसे हम समास में क्या करते हैं, समासिक विग्रह देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने संधि विच्छेद में उसके प्रकार नहीं देखे थे कि संधि विच्छेद कितने प्रकार की होती है, वो चीज़ हमने नहीं देखी थी। लेकिन आपको समास विग्रह में, समास विग्रह जो है आपको दो तरह के देखने को मिलेगा, एक तो लौकिक समास विग्रह, दूसरा क्या जाएगा अलौकिक समास विग्रह। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर समास को अलग करके उसकी पहले वाली स्थिति में लाना ही उसे हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। मतलब जो समासिक पद है ना, तो वो समासिक पद किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी सेम स्थिति को वापस लाना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है ना। या तो आप ऐसा बोल लो, समास वृत्ति, 5 प्रकार की वृत्ति होती है, उसमें से एक वृत्ति क्या होती है, समास वृत्ति होती है। ठीक है, तो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं चोर भयम, जैसे कि बात करते हैं चोर भयम, तो चोर भयम क्या है, चोर भयम एक समास वृत्ति है। ठीक है, एक क्या है, समास वृत्ति है। ठीक है, तो ये जो चोर भयम जो कि क्या समास वृत्ति है, तो इस समास वृत्ति का अगर आपको क्या करना है, अर्थ को जानना है, किसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समास विग्रह करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो चोर भयम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, चोरात, चोरात भयम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो समास वृत्ति है चोर भयम, इसके अर्थ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ा, इसको तोड़ना पड़ा, इसकी पहले वाली स्थिति को लाना पड़ा। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो ये जो वाक्य है, ये जो विग्रह के जो वाक्य बना है, तो ये वाक्य क्या कर रहा है, इस चोर भयम की, ये समास वृत्ति की अर्थ का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल अगर हम देखें तो सिंपल क्या हो जाएगा कि जो समासिक पद है तो वो किस किस पद से मिलकर बना हो, उसको आपको करना, अलग करना, ये क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह दो प्रकार का होता है, एक तो क्या हो जाएगा लौकिक समास विग्रह, दूसरा क्या हो जाएगा अलौकिक समास विग्रह। अगर हम लौकिक समास विग्रह की बात करते हैं तो लौकिक समास विग्रह क्या होता है, जो आम लोगों के बीच में यूज होता है। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, चलो उसके पहले आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण देखिए आप, पीताम्बरः इस समासिक पद का अर्थ बताने के लिए, देखो जैसे कि बात करते हैं पीताम्बरः, है ना, ये क्या एक समास वृत्ति है या एक समासिक पद है। ठीक है, ये क्या है, ये एक समासिक पद है। ठीक है, तो इस समासिक पद का अर्थ अगर आपको बतलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। पीतम अंबरम यस्य सह में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यह जो वाक्य है, ये जो वाक्य जो क्या कर रहा है, इस समास वृत्ति के अर्थ का बोध करा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो जो समासिक पद है उसके अर्थ को अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है, समास विग्रह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा लौकिक समास विग्रह, दूसरा क्या हो जाएगा अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह की बात करते हैं जो क्या होता है, लोकों में प्रचलित हो, यानी कि जो आम लोगों के बीच में प्रचलित हो। ठीक है, वहाँ पर कोई व्याकरण शास्त्र जैसी चीज यूज नहीं होती है। लेकिन अलौकिक की बात करते हैं तो अलौकिक में व्याकरण शास्त्र को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, एक तो क्या हो जाएगा लौकिक समास विग्रह। तो लौकिक समास विग्रह क्या होता है, लोक को समझने के लोक के समझने लायक विग्रह को क्या कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आम लोगों के बीच में, है ना, आम लोगों के बीच में या आम लोगों को समझाने के लिए जो विग्रह किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं दशरथ पुत्र, क्या हो जाएगा, दशरथ पुत्र, तो इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशरथस्य पुत्र हो जाएगा। तो ये जो दशरथस्य पुत्र है वो क्या हुआ है, लौकिक विग्रह हुआ है, और हमको जो पूछेगा एग्जाम में वो लौकिक विग्रह ही पूछेगा, अलौकिक नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि समास विग्रह कितने प्रकार का होता है, समास विग्रह दो प्रकार का होता है, तो उसके लिए हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आप, तो लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, जो आम लोगों के बीच या आम लोगों को समझाने के लिए जो विग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर
पुत्र, दशरथ पुत्र, ठीक है, एक समासिक पद है, इसका अगर विग्रह करोगे, इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दशरथस्य पुत्र हो जाएगा। तो ये जो दशरथस्य पुत्र है ये कौन सा विग्रह है, ये लौकिक विग्रह है। कौन सा विग्रह है, लौकिक विग्रह है, ठीक है। लेकिन अगर हम अलौकिक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, व्याकरण शास्त्र यूज होता है। तो जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, ठीक है। तो व्याकरण शास्त्र का यूज करते हुए जो विग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर भी क्या है, समासिक पद दशरथ पुत्र है। अगर हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं तो अगर हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो अलौकिक विग्रह में हम क्या करेंगे, हम व्याकरण शास्त्र का ध्यान रखते हुए करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दशरथस्य में देखिए, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति जो होता है इसका प्रत्याहार जो होता है वो कौन सा प्रत्याहार है, अंश प्रत्याहार है, ठीक है। तो इस षष्ठी विभक्ति को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखो हमने बतलाने के लिए हमने अंश का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को यूज करते हुए जो विग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशरथ अंश पुत्र सु, और सु किसके लिए यूज किया है, प्रथमा को बतलाने के लिए, प्रथमा विभक्ति को बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए आम लोगों के बीच में हम बात करेंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे दशरथस्य पुत्र, ठीक है। लेकिन अलौकिक विग्रह अगर हम व्याकरण शास्त्रों की प्रक्रिया यूज करते हुए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यही विग्रह क्या हो जाएगा, दशरथ अंश पुत्र सु, ठीक है। तो एक तरह का ये कैसा विग्रह है, अलौकिक विग्रह है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में इस अंश का क्या काम, इस सु का क्या काम, हम डायरेक्ट बोल देते हैं दशरथस्य पुत्र, ठीक है। तो जो आम लोगों को समझाने के लिए जो विग्रह होता है वो कौन सा विग्रह होता है, लौकिक विग्रह होता है। लेकिन अलौकिक विग्रह की बात करते हैं हम व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया या व्याकरण शास्त्र में बतलाने या व्याकरण शास्त्र में विग्रह करने के लिए जिस विग्रह का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक। उसके बाद समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, ये तो आपको पता है कि दो पद जुड़कर जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए राम कृष्ण, जो कि किससे मिलकर बना है भाई, रामश्च, जो किससे मिलकर बना हुआ है, जो रामश्च और कृष्णश्च मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो एक ये पद है, एक ये पद है, दोनों पद मिलकर क्या बना है, राम कृष्ण बना है, जो कि एक तरह का समासिक पद है, ठीक है। वह अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर भी एक तरह का समासिक पद है। आदि गोपम भी एक तरह का है समासिक पद है, ठीक है। अब समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, समास 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समास पंचधा कौन कौन से, एक तो क्या रहेगा केवल समास, जिसको सुप्सुपा समास नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जाम्पल भूतपूर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये पूरे समास जो है 5 प्रकार के होते हैं समास, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक 1 बाय 1 इस समास को हम देखेंगे, ठीक। चलिए तो इस तरह से आज का लेक्चर कैसा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जहाँ पर हमने ये देखा कि 2 या 2 से अधिक पदों का मिलना और एक पद का बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। और जब ये पद जुड़ते हैं तो बीच में जो विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और अंत में एक ही विभक्ति क्या होती है, शेष होती है, ठीक है। और ये जो पद है भले विभक्ति का लोप हुआ है लेकिन यहाँ पर अर्थ का अर्थ लेकिन उसका रहता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है। जो पहले अर्थ था बाद में उसका क्या होगा, अर्थ सेम रहेगा, ठीक। ये भी आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद हमने क्या देखा, 2 प्रकार के विग्रह, एक लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह की बात करते हैं तो आम लोगों को समझाने के लिए, आम लोगों में जो विग्रह होता है वो लौकिक, और जो व्याकरण शास्त्र में व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको यूज़ करते हुए हम जो विग्रह करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक करते हैं। उसके बाद 5 प्रकार के समास होते हैं, कौन कौन से, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।